हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का बड़के गुरुजी में। और आज का हमारा डाउट सेशन में हमने लिया हुआ है क्लास 8 के साइंस से कुछ सवाल लिए हुए हैं, तो वो सवालों को हम सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो कह रहा है इसमें 50 मीटर गहरे समुद्र की तली पर दाब क्या होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है दाब का। ध्यान रखिए, दाब को हम बेसिकली पी से इंडिकेट करते हैं, क्योंकि प्रेशर एक तरीके से हम बोलते हैं, इंग्लिश में क्या प्रेशर बोलते हैं। समुद्र की जल का घनत्व दिया गया है 1.01 इंटू 10⁻³ यानी 1.01 गुणे 10 की घाते 3 किग्रा पर मीटर क्यूब। ध्यान रखिएगा, इकाइयों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, कभी कभी इसी में हेर फेर कर दी जाती है एग्जामिनर द्वारा। ठीक है, जी की वैल्यू दी गई है, ये ध्यान रखिएगा, ग्रेविटी कहा जाता है जी को, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, क्या होता है ये? गुरुत्वाकर्षण बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल होता है, कितना होता है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पर दिया गया है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि इसी वैल्यू ऐसे 9.8 होती है, बट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये सबके लिए बराबर होता है। ठीक है, किसी भी चीज के लिए जी की वैल्यू क्या होगी? बराबर होगी। अब यहाँ पर आपको और क्या दिया गया, देखिए समुद्र में बना लेता हूँ एक तरीके से। एक समुद्र यहाँ हमने बना लिया, इसमें पानी भर देते हैं। चलो पानी भर दिया हमने। ठीक है, सवाल कहना क्या चाह रहा है उसको हम थोड़ा समझेंगे ध्यान से। ठीक है, यहाँ हमने समुद्र बना दिया। समुद्र आपने देखा होगा ना, किनारे पे थोड़ा सा कम गहरा होता है और बीच में ज़्यादा गहरा होता है, तो इस तरीके से हमने बना दिया। भाई साहब ये गहरा है 50 मीटर, तो अगर ध्यान दी जाए तो ये गहराई इसकी मैं एच मान लेता हूँ, हाइट एक तरीके से यहाँ तक गहरा है, इसको मैं लाता हूँ एच। एच कितना दिया गया आपका? 50 मीटर दिया गया है। चलो ध्यान रखिएगा, मीटर में यहाँ पे दिया गया है, यहाँ भी मीटर है, तो इसका मतलब सब कुछ चंगा सी वाला हाल है। ठीक है, कुछ में बदलना नहीं है। अब एच की वैल्यू यानी कितनी दे दी गई हमें? 50 मीटर। ठीक है, यहाँ तली पे दाब लग रहा है, तली पे कह रहा है कितना? तली पर क्या है? दाब आपको पता करना है, यानी पी को यहाँ आपको फाइंड आउट करना है, पी क्या होगा यहाँ पर। ठीक है, तो हमें बेसिकली और क्या दिया है? जल का घनत्व दिया गया है, ये जल, ये राजन। ठीक है, इसका घनत्व, ये दाब नीचे लगाएगा। इसकी डेंसिटी, डेंसिटी मतलब क्या होता है? घनत्व होता है हिंदी में। ठीक है, डी बराबर दिया गया कितना? 1.01 इंटू 10⁻³ दिया गया है। अब बात करेंगे इसकी जी की, तो जी हमें कितना दिया गया है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, अब इसके लिए आप एक फार्मूला जानते होंगे, पी का फार्मूला होता है, पी आपको फाइंड आउट करना है क्या होगा। तो पी का फार्मूला होता है पी बराबर एफ अपॉन ए भी होता है, और एक होता है एच डी जी, आपस में गुणा होते हैं। ठीक है, ये अब आपको कौन सा फार्मूला यूज करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कि आपने सवाल को कैसे पढ़ा है। ध्यान रखिएगा, जहाँ लिक्विड की हमने बात की, यहाँ पर क्या है? लिक्विड है, जल है। जल में क्या होता है? घनत्व होता है, ऊंचाई एक तरीके से दी जा रही है, तो आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला नहीं यूज करेंगे। ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये भी दाब निकालने के लिए होता है, लेकिन जहाँ लंबवत दाब लगेगा, यहाँ पर आप एक तरीके से दाब लग रहा है, लेकिन इसको हमें दाब निकालना है किसके जरिए? ये लिक्विड है, खुद ही दाब लगा रही है। ठीक है, तो आपको ये वैल्यू दी गई है, एच दिया गया, डी दिया गया, जी दिया, तो मैं कह सकता हूँ पी का ये फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा? एच डी जी वाला। एच कितनी वैल्यू है? 50 है। डी की वैल्यू कितनी है? 1.01 इंटू 10⁻³। ठीक है, और जी की वैल्यू कितनी है? 10 है। मैं इसको 50 को एक तरीके से अगर देखूं तो इसको लेता हूँ 5 इंटू 10 इंटू 1.01 इंटू 10⁻³ इंटू 10। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। ये 10 है, यहाँ भी 10 की घात 3 है, यहाँ भी 10 की घात। अगर मैं इसको लूँ तो यहाँ 10 की घात 1 हो सकती है, यहाँ भी 10 की घात 1 हो सकती है। बेस बराबर है, गुणे में है, तो आपने सुना होगा कि सारी घातें क्या हो जाएंगी? आपस में जुड़ जाएंगी। तो इस 5 को मैं इसमें मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ, इस वाले में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5.05 इंटू 10⁻, ये जुड़ जाएगा ना, 1 और 3 और 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा ना, 3 4 और 1 5 हो जाएगा। ये इस तरीके से ये आपका आंसर आ गया। ठीक, यहाँ अगर मैं चाहता तो मैं इस आंसर को ऐसे भी लगा सकता था। अगर यहीं से आप इसको सॉल्व करना चाहते तो इसको लिखते 50 गुणे 1.01 इंटू 10⁻³ इंटू 10। इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। दशमलव को हटाना है तो नीचे लिखिए 10, 100 लिखिए, ये दशमलव हट गया, दशमलव क्या हो गया? हट गया, सॉरी। अब हटने के बाद में ये क्या हो गया? 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या हो गए? कैंसिल हो गए। ये आ गया 5 गुणे 101 इंटू 10⁻³।
इसको गुणा कराएंगे तो आएगा 505 गुणे 10 की घाते 3। ये भी आपका आंसर है, बट थोड़ा सा फिजिक्स या साइंस की भाषा में क्या होता है कि एक अंक पहले दशमलव लगा करके 10 की घातों में लिखा जाता है, ये स्टैंडर्ड होता है। तो यहाँ पर दशमलव यहाँ खिसक के आ गया, इसको लिख सकता हूँ मैं क्या, अगर इसको लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 505 इंटू इतना लिख सकता हूँ ना। अगर मुझे फिर दशमलव को यहाँ ले आना होगा 2 अंक, तो फिर क्या लिख सकता हूँ मैं 5.05 इंटू 10⁻2 लिखना पड़ेगा, इंटू 10⁻3। फिर ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएगा, क्योंकि बेस क्या है आपस में बराबर है। तो 5.05 इंटू 10⁻5 ये एक स्टैंडर्ड होता है लिखने का। आंसर आपका यहाँ भी सही है, यहाँ पर जो आप आंसर निकाल के लेके आएंगे ये भी आंसर सही है, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। फार्मूला ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला आपको लगाना है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है कि एक हाथी का भार जो है वो 25,000 न्यूटन है। कितना है? 25,000 न्यूटन है। आपको 2-3 चीजें बहुत क्लियर हो जानी चाहिए कि जो भार दिया जा रहा है, यानी वेट, हाथी का जो वेट दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है 25,000 न्यूटन में दिया जा रहा है, ठीक है। न्यूटन किसका मात्रक होता है? वो होता है एक तरीके से बल का मात्रक होता है। क्या होता है? बल का मात्रक होता है, यानी एफ का मात्रक होता है, ठीक। एफ दिया गया कितना? 25,000 न्यूटन, ठीक है। और कह रहा है उसके पैर के तलवों का क्षेत्रफल, तलवों यानी चारों तलवों को उसको मिला करके क्षेत्रफल बता रहा है, कितना है? 0.25 मीटर स्क्वायर है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं एरिया की, ए क्षेत्रफल, ये इसको मैं बोल सकता हूं क्या? भार। इसको बोल सकता हूं मैं क्षेत्रफल, ठीक है। एरिया की अगर मैं बात करूं तो कह रहा है 0.25 मीटर स्क्वायर। सीधा सा फॉर्मूला आपको निकालना है कि आरोपित दाब निकालना। दाब की बात यहाँ पे यानी पी, तो आपको पी फाइंड आउट करना है। मैंने क्या बताया था आपको? पी के फॉर्मूला है F/A और HDG। आपने ये नहीं लगाना है, आपको क्या लगाना है? ये वाला लगाना है, ठीक है। तो P बराबर क्या लगा देंगे आप? F/A। F की वैल्यू कितनी दी गई है? 25,000 दी गई है, बट A की वैल्यू कितनी दी है? 0.25। यहीं पर गलती करते हैं बच्चे। क्या करना है इसको आपको? अगर आपको दशमलव हटाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? एक दशमलव के नीचे एक लिखना पड़ेगा और यहाँ पे 2 जीरो बढ़ानी पड़ेंगे। ये जो 100 होता है ये ऊपर चला जाता है, ठीक। अगर हम देखें तो 25 एक तरीके से 25,000 लिखा हुआ है, जो 25,000 के नीचे कोई बटे में कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर A/B हो और C/D हो तो ये हो जाता है A/B, तो ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा D/C, यानी ये पलट जाता है, ठीक है। ये जो नीचे वाली वैल्यू है ऊपर चली जाती है। लेकिन यहाँ ऊपर 25,000 तो अकेले है, 25,000 बटे 1 लिख सकता हूँ मैं, तो ये तो कहीं जाएगा नहीं। यहाँ पर क्या होगा? 0.25 इंटू 0.25/100 है, यानी 2 5 के नीचे क्या है? 100 हो जाएगा, यानी 25 बटे 100 हो जाएगा, तो 100 ऊपर चला जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम क्या? 25,000, ठीक है, गुणे 100 बटे 25। आप 25 से डायरेक्टली इसको काट दीजिए या यहाँ 100 को काट दीजिए, तो 25 आप चाहे तो इसको काट दीजिए सीधे सीधे। क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक बार जाएगा, यानी 3 जीरो आगे लग गए इसके। अब ये कितना आ गया? 1 गुणे 100। इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 की घाते, यहाँ पे कितना? यहाँ पे टोटल कितना है? 3 जीरो है, 2 जीरो है, गुणा करोगे सीधा 100। तो गुणा करने का बहुत आसान नियम है ना इसका। तो 1 2 3 4 5 जीरो लगा दिया फटाफट आपने। अब क्या करना है आपको? 10 की घाते 5 लिख देनी है, ठीक। और दाब का जो अगर आपसे पूछा जाए भैया इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक जरूर लिखिएगा, नहीं तो आपका सारा आंसर गलत हो जाएगा। मैंने पिछले में शायद नहीं लिखा था, अभी मैं आपको बता दे रहा हूं। इसका मात्रक लिखना हो तो भाई एफ का मात्रक क्या था? यहाँ पर मैं थोड़ा सा कलर भी चेंज कर लूँ इससे अच्छा। तो ये देखिए एफ का मात्रक क्या था आपका? न्यूटन था। तो चलिए मैंने यहाँ लिख दिया न्यूटन, ठीक है। बटे में क्या था भाई साहब? ए का मात्रक क्या है? मीटर स्क्वायर। तो लो बन गया आपका मात्रक, भी आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर 10 की घाते क्या आएगा? 5 आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला भाई साहब वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्या है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखिएगा आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि दिखाइए कि जल पंप द्वारा 10 मीटर तक की गहराई से जल निकाल सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली कह रहा है भाई साहब अगर आपके पास एक हैंड पंप है, ठीक है, जल पंप है, मान लो यहाँ से भाई साहब पानी वानी निकाल देता हूँ मैं और बढ़िया सा चित्र बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक हैंडल भी लगा देता हूँ मैं इसमें, चलो ठीक है, हैंडल भी लग गया ठीक ठाक। यहाँ पानी भर दिया हमने,
ये भाई साहब जमीन के नीचे क्या होता है, पानी होता है ना। ये साहब ये कह रहे हैं कि आप ये दिखाइए कि आप 10 मीटर तक ही पानी निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ चीजें इसमें दी गई हैं। कह रहा है कि वायुमंडलीय जो दाब है वो 76 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ का दाब है। यानी आपका जो वायुमंडलीय दाब है वो क्या है, 76 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ। पारा क्या होता है, जब भी आप देखेंगे कि वायुमंडलीय दाब क्या होता है, वायुमंडलीय में क्या होता है, एक तरीके से जो एयर का प्रेशर होता है ना, उसको पारे से हम नोट करते हैं। पारा एक्चुअली क्या होता है, ऐसे भरा रहता है एक सीसी में। ठीक है, तो वो क्या होता है, वायुमंडलीय दाब के हिसाब से ऊपर चढ़ता और घटता रहता है। ये पारा एक सीसी में से भरा रहता है। कभी आप देखिएगा यूट्यूब वगैरह पे आप वीडियो डाल के देखेंगे तो एक पारा होता है। पारा एक अलग लिक्विड है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दो चीज़ों की बात हो रही है, जल की बात हो रही है और किसकी बात हो रही है, पारे की बात हो रही है, पारा की बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये बात करते हैं भाई साहब, ये कह रहे हैं कि आपको ये दिखाना है कि 10 मीटर तक हम ये निकाल सकते हैं, यानी कि आपको प्रूव करना है एक तरीके से। ठीक है, अगर मैं बात करूं जल की, तो आपको ये दिखाना है कि जल आप h गहराई तक निकाल सकते हैं। जल का घनत्व जो d होता है वो 10 की घाते 3 होता है। ठीक है, क्या होता है, 10 की घाते 3 जो किग्रा पर मीटर क्यूब होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये घनत्व जल का होता है। इसमें ये दिया नहीं गया है, यहाँ पर कहीं भी जल का घनत्व नहीं दिया गया है, तो ये आपको अपनी तरफ से याद रखना पड़ेगा निकालने के लिए। और जी जो होता है वो सबके लिए बराबर होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो आपको पता रहता है। पारे के लिए भी h आपको दिया गया है कितना, 76 सेंटीमीटर दिया गया है। यहीं पर इसमें गेम कर दिया गया है सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मीटर में आपको निकालना है, यहाँ भी देखिए मीटर में आया हुआ है, ये सेंटीमीटर में। इसको चेंज करेंगे तो आपको पता है कि 76/100 करना पड़ेगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, सॉरी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये हो जाएगा 0.76 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। डी जो है पारे का घनत्व तो देखिए कितना है, 13.6 गुणे 10 की घाते 3, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ मैं लेता हूँ kg पर मीटर क्यूब में, इसको थोड़ा सा इंग्लिश में लिख दिया है मैंने। ठीक है, अगर g की बात करें तो ये भी इसका क्या होगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक, यहाँ पर देखो दोनों हमने HDG क्यों लिख दिया है, क्योंकि ये जल के लिए अलग है और पारे के लिए अलग है, तो इसको हम थोड़ा इंडिकेट करने के लिए इसको H1 D1 और G तो सेम ही रहता है, H2 D2 और G तो सेम ही रहता है। यहाँ पर एक चीज हम आपको ध्यान देखेंगे, प्रेशर निकालना है इसका P। ठीक है, P, तो P अगर हम बात करें तो P क्या होगा, इसका जो P1 होगा और इसका क्या होगा, P2 होगा। यानी ये भी कोई दाब लगा रहा होगा ना, पारे के स्तंभ का जो दाब है। तो ये कह रहा है भाई साहब, यहाँ पर जो समझने वाली बात है, अगर मान लीजिए मैंने कहा 10 किलो की कोई चीज है और इसको खिसकाने के लिए आपको कितना वजन लगाना, कितना बल लगाना पड़ेगा मिनिमम, तो आप कहेंगे 10 से थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा आपको। यानी 10 kg के आसपास आपको इस पर क्या लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा इधर की तरफ खिसकने के लिए, या आपको मान लीजिए इसको लिफ्ट ही करना है ऊपर की तरफ, तो आपको इतना 10 किलो का वजन तो आपको उठाने के लिए क्या होना है, 10 किलो की ताकत होनी चाहिए ना आपके अंदर। तो मेनली 10 kg का आपको क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये साहब कह रहे हैं कि जो वायुमंडलीय दाब है, यानी ऊपर से जो दाब पड़ रहा है वो इतने पारे, इसके P2 है, यानी पारे के दाब के बराबर होना चाहिए। यानी P1 हमारा क्या हो जाएगा, P2 के बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि जो दाब पड़ रहा है वायुमंडल का उसके ऊपर, इसके अगेंस्ट में आप पानी निकाल रहे हो ना ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इसका ये पानी निकालने के लिए जो है, ये जो आपको जल अगर आपको ऊपर 10 निकालने के लिए इसके जमीन के नीचे से क्या होगा, आपको इतना बल लगाना पड़ेगा जितना वायुमंडल के ऊपर से दाब पड़ रहा है। वायुमंडल के ऊपर से दाब पड़ रहा है P2 और आपको पानी दाब लगाना पड़ेगा P1, तो P1 बराबर मैं लिख सकता हूँ क्या हो जाएगा, P2। ठीक है, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि भाई साहब H1 D1 और G जो होगा H2 D2 और G के बराबर होगा। आपको H1 नहीं पता है, ये क्वेश्चन मार्क अभी तक है। क्यों नहीं पता, क्योंकि पानी कितने, ये तो कह रहा है दिखाइए कि पंप द्वारा 10 मीटर तक। ठीक है, ये तो आंसर लेके आना है, आपको प्रूव करना है। तो H1 अगर मुझे निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, H1 को इधर छोड़ के बाकी सबको मैं क्या कर देता हूँ, H2 D2 G बटे यहाँ कर देता हूँ क्या, D1 और G कर देता हूँ। तो G से ये G कैंसिल हो गया, यहाँ बचा क्या, H2 D2 और D1।
चलिए इसको फटाफट लगाइए। तो H2 की वैल्यू क्या दी गई है 0.76, ठीक है 0.76 लेता हूँ। D2 की वैल्यू क्या दी गई है 13.6 गुणे 10⁻³ बटे में क्या आएगा D1 की वैल्यू कितनी 10⁻³ आई है। तो भाई साहब इसको मैं क्या करूँगा अब यहाँ से ये और ये आपस में कर दूंगा मैं कैंसिल, तो आएगा 0.76 गुणे 13.6, ठीक। अब ये दोनों को आपस में जब आप गुणा करेंगे तो ये आपका जो आंसर निकल करके आएगा वो आता है 10.336 यानी 10.336 मीटर। आप देख रहे हैं कि 10.336 मीटर यानी अप्रोक्स जो है 10 मीटर के आसपास आ रहा ही नहीं आ रहा है, ये देखिए, ठीक। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ ये देखिए भाई साहब कि ये जो आंसर आपका आ रहा है ये हेंस प्रूव्ड लिख सकते हैं, हेंस प्रूव्ड। क्यों? क्योंककि भाई साहब 10 मीटर के आसपास हमने क्या आपको निकाल के बता दिया कि भाई साहब H1 जो आ रहा है आपका वो कितना आ रहा है 10.336 मीटर आ रहा है। इसलिए यहाँ तक आप पानी जो है कितना यहाँ तक इतना निकाल सकते हैं इस वायुमंडलीय दाब के अगेंस्ट में। दो चीजें आई थी यहाँ पर 12 आया था और जल आया था, तो इसलिए हमने H1D1 लिया। G बराबर क्यों लिया? क्योंकि G जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो सबके लिए बराबर होता है, ठीक है। ये नियतांक होता है 10 मीटर पर सेकंड का सबके लिए। एक चीज इसमें नहीं दी गई थी आपको, ये नहीं दिया गया था। ये आपको पता होना चाहिए कि जल का घनत्व कितना होता है, किसी किसी क्वेश्चन में आप खुद से लगाना पड़ जाएगा, ठीक है। ये आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, रिमेंबर मतलब, ठीक है। इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं तो इंपॉर्टेंट की श्रेणी में डाल लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सही गलत और कथन निकालने हैं आपको, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि बल जो है बल में परिमाण होता है किंतु दिशा नहीं होता। ये भाई साहब क्या होगा आपका गलत होगा, ठीक है। क्यों गलत होगा? क्योंकि बल में क्या होता है, बल में परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, ठीक है। अगला है कि पृथ्वी के चारों ओर वायु का आवरण वायुमंडल कहलाता है। जी बिल्कुल सही है, ये इसका डेफिनेशन है कि पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का आवरण है वो क्या कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है। किसी नियत स्थान पर वायु दाब अलग अलग समय पर परिवर्तित हो सकता है। जी बिल्कुल ये हो सकता है, ठीक है। अब कह रहा है कि द्रव बर्तन की दीवारों पर क्षैतिज दिशा में दाब नहीं डालता, यानी अगर मान लीजिए किसी बर्तन में से पानी रखा हुआ है तो ये कह रहे हैं साहब, इसे मान लीजिए बर्तन बनाता हूँ, ये कह रहे हैं कि ये जो बर्तन में जो द्रव है ये इधर की तरफ दाब नहीं डालेगा, जबकि ऐसा नहीं। अगर आप मान लीजिए यहाँ पर कोई एक होल कर दीजिए सुई से किसी चीज से, तो आप देखते हैं कि पानी जो है ऐसे निकलने लग जाता है। अगर यहाँ पर दाब नहीं होता तो पानी ऐसे निकलता है कि उतनी प्रेशर से, तो इसका मतलब क्या होता है, जी जल जो है ऊपर से क्या करता है, इसके ऊपर दाब डालता है कि नहीं, इस दिशा में भी। तो यानी दीवारों पर इस दिशा में भी दाब पड़ता है और नीचे की तरफ भी दाब पड़ता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। किसी वस्तु के द्रव में डुबोने पर उसका भार बढ़ जाता है, ये गलत है। क्योंकि आपने अगर आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ा हो, ठीक है, तो वो क्या कहता है कि भाई साहब उसका क्या होता है, भार घट जाता है, ठीक है। आर्किमिडीज का सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में लिखने कह रहा है कि भाई पृथ्वी द्वारा सभी वस्तुओं पर लगाया गया जो बल होता है वो आकर्षण बल क्या कहलाता है। ये बहुत ही इजी है, इसको हम कहते हैं क्या, गुरुत्व बल कहते हैं। बेसिकली गुरुत्वाकर्षण बल कह लीजिए चाहे गुरुत्व बल कह लीजिए, क्या कह लीजिए, गुरुत्वाकर्षण बल कह लीजिए चाहे जो कह लीजिए गुरुत्व बल। एक तरीके जी से इंडिकेट करते हैं, स्मॉल जी से, ठीक है। इकाई क्षेत्र पर कार्य करने वाला अविलंबवत बल होता है क्या, दाब होता है, दाब या प्रेशर एक तरीके से आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए अब भाई साहब कह रहा है वह बल जो वस्तु को जल में तैरते हुए रखती है क्या होता है, उत्प्लावन बल होता है, उत्प्लावन बल होता है भाई साहब, ठीक है। चलिए दाब का एसआई मात्रक आपसे पूछ रहा है, तो दाब का जो एसआई मात्रक है वो पास्कल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक, ये वाला पास दाब मात्रक। उत्प्लावन बल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन लिखने के लिए आती है एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर जो प्रश्न है वो छूट गया था। ये कह रहा है कि भाई साहब प्रश्नों में 4 पद हैं, बाई ओर से पदों के अनुसार बाई ओर से पदों के अनुसार बाई ओर रिक्त स्थानों में क्या है पूर्ति कीजिए। दाई ओर लिखना था, बाई ओर दोनों तरफ लिख दिया है।
बाईं ओर में क्या लिखा है भाई साहब, बल का जो मात्रक होता है क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो वायु दाब का मात्रक क्या होगा, दाब आ गया यहाँ पर, दाब का मात्रक आप सीधे सीधे जानते क्या होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, कह रहा है दाब का मात्रक क्या है, पास्कल है। ये एसआई मात्रक है, दाब का एक तरीके से ये भी मात्रक होता है, लेकिन पास्कल क्या होता है, एसआई मात्रक होता है, अलग श्रेणी का मात्रक, मतलब अलग से ये तरीके से आप एसआई कह सकते हैं, जो इंटरनेशनली हम यूज करते हैं पास्कल होता है। ठीक है, तो भाई एसआई मात्रक, दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। तो बल का एसआई मात्रक क्या होगा, ठीक है, तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। ये आपने यहाँ फटाफट ऊपर से ही कॉपी कर देना है आपको। ठीक है, दाब का एसआई मात्रक पास्कल है, तो बल का क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, क्षेत्रफल को किस में लिखते हैं हम, वर्ग मीटर में लिखते हैं। तो आयतन को किस में लिखते हैं, देखिए वर्ग मीटर यानी आप मीटर स्क्वायर, ऐसे उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आयतन को किस में लिखते हैं, मीटर क्यूब में लिखेंगे, नहीं लिखेंगे आप। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो घन मीटर में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, घन मीटर में। थोड़ा सा ईजी है, कोई बहुत ईजी है एक तरीके से देखा जाए तो। कह रहा है W1 W2 क्रमशः वस्तु के भार है। वस्तु के भार कौन है भाई साहब, W1 है। और W2 क्या है, उत्प्लावन बल है। उत्प्लावन बल तो मतलब एक तरीके से आपको प्लवन मतलब तैरना एक तरीके से होता है। ठीक है, तो ऊपर तैरने वाला एक तरीके से बल है वो। तो अगर W1 ठीक है छोटा है W2 से, तो वस्तु क्या करेगी, तैरेगी। देखिए यहाँ पर W1 जो आपको कह रहा है, एक तरीके से पानी भर लेता हूँ इसमें, चलो पानी भर लिया हमने। ये साहब कह रहे हैं ये W1 है, इसका ये क्या है, W1 है। ठीक है, और ये जो पानी है इसमें ये W2 है, मान लेते हैं उत्प्लावन बल है यहाँ लग रहा है। ठीक है, अब W1 क्या है, अगर कम है, जिस तरफ मुंह बंद रहेगा उस तरफ क्या होगा, ये कम है। और ये क्या है, ज्यादा है, यानी ये फोर्स ज्यादा लग रही है, और ये साहब क्या है, ऊपर से कम फोर्स लगा पा रहे हैं। W1 क्या लगा पा रहे हैं, कम लगा पा रहे हैं। तो कम लगाएंगे अगर, तो ये जब इसमें अंदर क्या है, तैरेगी, क्योंकि नीचे से ज्यादा क्या फोर्स लग रहा है एक तरीके से देखा जाए तो उत्प्लावन बल क्या लग रहा है, इस पे ज्यादा लग रहा है। क्यों, W2 ज्यादा है ना, इसमें W2 ज्यादा है, तो क्या है, वस्तु तैर रही है। लेकिन अगर W1 ज्यादा हो गया है, ये ऊपर वाला W1 क्या हो गया, ज्यादा, यानी ज्यादा फोर्स नीचे की तरफ लगा रहा है W1, और नीचे से ऊपर कम लग रहा है, तो भाई साहब ये सीधे सीधे क्या होगा, नीचे खसक आएगा ही नहीं आएगा, तो वस्तु क्या हो जाएगा, डूब जाएगी। क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। यहाँ लिखेंगे आप, क्या हो जाएगा, डूब जाएगी। अब भाई साहब लिखा है संपर्क तल का क्षेत्रफल कम, तो दाब अधिक लग रहा है। क्यों, क्योंकि जैसे आपने एक पढ़ा होगा, नुकीली क्यों होती है पेन, क्योंकि ताकि कम दाब से अधिक काम कर सके। अब भाई साहब सीधी सी बात है, F बराबर होता है, सॉरी P बराबर दाब का फॉर्मूला होता है F/A। ये क्या है, अपोजिट में है। तो P अगर मैं बोलूं भाई साहब F/A है, तो अगर एरिया आप बढ़ाएंगे तो ये चीज क्या होगी, कम होगी कि नहीं होगी। जैसे मान लीजिए 1/2 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 0.5 आती है। 1/3 कर दी तो कितनी आती है, 0.33 आती है ना। देखिए 0.5 से 0.3 कम हो रहा है, नहीं, ये नीचे वाला आप बढ़ाएंगे जब, तो क्या होगा, ऊपर वाली वैल्यू, मेन वैल्यू क्या आती जाएगी, कम आती जाएगी। तो सीधी सी बात है, एरिया जैसे ही आप बढ़ाएंगे, तो संपर्क तल का क्षेत्रफल जैसे अगर कम होगा, तो ये क्या होगा, दाब अधिक होगा। और अगर ये संपर्क तल का क्षेत्रफल बढ़ेगा, तो दाब में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, संपर्क तल का क्षेत्रफल क्या होगा, अधिक होगा। अगर संपर्क तल का क्षेत्रफल अधिक अगर होगा, तो क्या हो जाएगा, दाब में कमी आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर कोई अगला डाउट हम अगले सेशन में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।